जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को चुनौती देने वाले पिटिशंस पर सुनवाई 2 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस सुनवाई की निगरानी की जिम्मेदारी उठाई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिनसे लोग अनजान नहीं होंगे, ने पहले 2 दिन कोर्ट में अपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे। वे मोहम्मद अकबर लोन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी की ओर से पेश हुए थे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से पता होगा कि इस मामले में 20 ऑड पिटिशंस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है और पिटिशनर्स के रिटन स्टेटमेंट्स फाइल करने के बाद पता चला है कि उन्हें 60 आवर्स ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और कपिल सिब्बल ने कई केसेस में एक दूसरे का सामना किया है और दोनों के बीच के हीटेड आर्ग्यूमेंट सुनने लायक रहते हैं। आर्टिकल 370 मैटर की सुनवाई में भी लोगों को उम्मीद है कि कपिल सिब्बल की ओर से पेश किए गए आर्ग्यूमेंट सुनने लायक होंगे। आपको पिछले वीडियो से अगर याद हो तो उन्हें 10 आवर्स ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट से मिली है। ये बताना जरूरी होगा कि कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। उनका मेन पॉइंट ये है कि जिस प्रोसेस से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है वो गलत है और वैलिड नहीं है। कपिल सिब्बल ने एक ऐसी हैरान करने वाली आर्गुमेंट रखी है जिससे उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट भी चाहे तो आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकता, और उनकी किस बात से बेंच सहमत भी थी, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर से ये सवाल पूछते हुए सुनवाई की शुरुआत की कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और आर्टिकल 370 ने खुद के ही प्रोविजन को टेम्पररी या परमानेंट रूप में प्रिडिक्ट किया था। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अब एक टेम्पररी प्रोविजन नहीं रहा है और तो और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डिसॉल्यूशन के बाद एक परमानेंट पोजीशन प्राप्त कर ली है। ये कपिल सिब्बल का वन ऑफ द मेन आर्ग्यूमेंट पॉइंट था। इस पर कोर्ट ने अपना कंफ्यूजन शो करते हुए पूछा कि जब ऐसा ही था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 370 एज अ टेम्पररी प्रोविजन क्यों प्लेस था। इस पर तुरंत जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले ही समझ लिया था कि जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और समझ लिया था कि असेंबली के पास आर्टिकल 370 के फ्यूचर डिसाइड करने का पावर होगा। उनका कहना था कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी और स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 1951 से 1957 तक काम करके डिसॉल्व हो गई, वैसे ही आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया। हालांकि CJI DY चंद्रचूड़ को ये बात जमी नहीं। He stated that, so therefore with the end of these 7 years, the very institution of Constituent Assembly lapses. Then what happens to the proviso? What happens when the Constituent Assembly comes to an end? No Constituent Assembly can have an indefinite life. और तो और उन्होंने आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 को रेफर करते हुए कहा कि अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के खत्म होने पर ये क्लॉज भी खत्म होना चाहिए, तो इस पर सिब्बल ने हामी भरी। हालांकि CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल रिमूव करने की, पर सिब्बल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। इस पर तर्क देते हुए जस्टिस कांत ने सिब्बल से पूछ ही लिया कि क्या वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 370 कभी भी रिमूव नहीं हो सकता है। टू विच सिब्बल रेडली अग्रीड एंड स्टेटेड, "Yes, that's the whole point. That's our case. That is why I said that the formation of the Constituent Assembly is a political exercise. You cannot jettison the people of Jammu and Kashmir and decide." कपिल के ऐसे कहने पर जस्टिस SK कौल ने उनसे पूछा कि वो क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कोई इलेक्टेड असेंबली भी चाहकर ये आर्टिकल रिमूव नहीं कर पाएगी। तो इस पर कपिल ने अपनी हामी भरते हुए कहा कि वो ऐसा ही कह रहे हैं। कपिल के स्टैंड पे कि आर्टिकल 370 परमानेंट है, बेंच ने उनसे ये सवाल पूछ ही लिया कि क्या पार्लियामेंट अपने अमेंडिंग पावर से आर्टिकल 370 हटा नहीं सकती। CJI ने भी इस बात पर जोर दिया और जस्टिस कौल ने भी ऐड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और सिब्बल से पूछ ही लिया कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा अगर लोगों की सहमति भी हो। कपिल सिब्बल पे बेंच के दबाव को देखकर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने ऐड करके कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देती है, पर उनका मानना है कि जम्मू और कश्मीर का इंडिया के साथ असिमिलेशन एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके होना चाहिए था। बेंच इस बात से फिर भी सहमत नहीं दिखी और सिब्बल को ही एक रास्ता बताने को बोला जिसे आर्टिकल 370 सही तरीके से रिमूव किया जा सकता था। सिब्बल ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि पिटिशनर्स इधर सिर्फ उस प्रोसेस के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं जिससे आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है। He stated, "We are not giving solutions to the other side that you can do this under 370. I understand that at some stage or another this had to be done, but then it must follow the constitutional way to be doing it."
कपिल ने ये भी आर्गुमेंट रखा कि पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली तब जब जम्मू और कश्मीर के लिए लॉ बनाया जा रहा है। कपिल के इस आर्गुमेंट ने बेंच को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सच में ज़रूरी है। कपिल के इस बात पर दबाव डालने के बाद बेंच उनसे सहमति में आ गई। The CGI then remarked, "Mr. Sibal, you are correct on one point, that the constitutional practice has been to selectively apply the constitution to Jammu and Kashmir and not the whole thing. Of course, we will hear the Attorney General on this too." सिबल ने तब आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने के लिए जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ सहमति की आवश्यकता पर तर्क दिया। उन्होंने तब जोर देके कहा कि करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत इंडियन पार्लियामेंट खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। He stated that today the Indian Parliament cannot say by resolution that we are the Constituent Assembly. As a matter of law, they cannot because they are now confined by the provisions of the Constitution. They must adhere to the basic features of the Constitution. जस्टिस खन्ना ने सिबल से सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस वे में इंटरप्रेट किया जाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी उसमें शामिल हो सके, जिस पर सिबल ने जवाब देते हुए कहा कि ये संभव नहीं है। जज ने उनकी बात नहीं मानी और अपना सवाल फिर से दोहराया, जिस पर सिबल इस बात से बिगड़ गए और गुस्से में रिस्पॉन्ड किया। He stated, "How can you interpret a term in the Constitution which says Constituent Assembly as a legislative assembly? I don't understand. Under what interpretation can we do that? There's no implied or express power. That way we can change any definition." बेंच को एड्रेस करते हुए सिबल ने एक और आर्ग्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज करने या एक विभाजन से एक स्मॉलर स्टेट क्रिएट करने की पावर देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी पूरे स्टेट को एक यूनियन टेरिटरी में बदलने के लिए नहीं यूज हुआ। इस बात पर जस्टिस एस.के. कौल ने तुरंत सिबल का विरोध करते हुए कहा कि एक स्टेट में से यूनियन टेरिटरी बनने की अनुमति है। हालांकि सिबल ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदलना देश के इतिहास में एक अनोखी और अनसुनी कार्यवाही थी। सिबल ने फिर उस बिल की बात की जिसे पार्लियामेंट में बिना जम्मू और कश्मीर स्टेट के परमिशन के पेश किया गया था। यहाँ उस बिल की बात हो रही है जिससे जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। कपिल सिबल ने इस टॉपिक पर अपनी चर्चा शुरू करते हुए कहा कि 11 बजे इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अब सुनवाई अगली ट्यूसडे को 11 बजे होगी। जिस पर कपिल ने बोला कि ट्यूसडे को 11 बजे का ऑर्डर डिस्कस होगा, जिस पर बेंच ने मुस्कुरा दिया। और इसी के साथ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन की सुनवाई खत्म हुई। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज़, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।